तो बच्चों, आज हम अपनी बातचीत केमिकल बॉन्डिंग की स्टार्ट करने जा रहे हैं। हकीकत में देखा जाए तो केमिकल बॉन्डिंग यहाँ से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पर पहला वर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड, जिसे हिंदी में आप किस नाम से जानते हैं? बंध। अब ये बॉन्ड वर्ड भले ही हम हिंदी मीडियम के ही क्यों ना हो, कई बार सुनने में आता है। आप क्लास में ही बोलते हो यार मेरी राम के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, आप बोलते हो नहीं यार श्याम के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। तो आप ये वर्ड यूज करते ही हो ना। तो बॉन्डिंग से आपका मतलब क्या है? दरअसल आप ये कहना चाहते हो कि इसके साथ मैं अट्रैक्शन फील करता हूँ, इसके साथ मेरे को अच्छा लगता है, तो बॉन्डिंग अच्छी है। और जिसके साथ आप अट्रैक्शन फील नहीं करते हो, आप बोलते हो यहाँ बॉन्डिंग है ही नहीं। तो बॉन्ड का और इसके अलावा कोई मतलब भी नहीं होता। इट इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज। किन्हीं भी दो प्रजाति के मध्य, है ना, दो स्पीसीज के बीच में लगने वाला आकर्षण का बल, किन्हीं भी दो प्रजाति के बीच लगने वाला आकर्षण का बल जो होता है, उस बल को दरअसल हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल की। तो केमिकल में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, है ना। तो उनके बीच में कितने तरह का बॉन्ड हो सकता है? तो बॉन्ड के प्रकार देखें, बंध कितने प्रकार का हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इसके आधार पर दो तरह के बंध बनाए गए हैं। एक तो कैटेगरी है किसकी? भौतिक बंध की। भौतिक बंध को बेटा इंग्लिश में हम बोलते हैं फिजिकल बॉन्ड, है ना। और दूसरी जो कैटेगरी इसमें आती है वो है केमिकल बॉन्ड की। केमिकल बॉन्ड यानी हिंदी में हम बोलें तो रासायनिक बंध। तो दो तरह के बंध होते हैं, एक तो फिजिकल बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्ड। भौतिक बॉन्ड दरअसल ये वो बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन, भाई सिंपल सी बात, ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के आधार पर है, इलेक्ट्रॉन के भाग लेने के आधार पर है। तो इलेक्ट्रॉन अगर बंध निर्माण में भाग ले रहा है तो है रासायनिक बंध, और इलेक्ट्रॉन अगर बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहा है तो क्या है? भौतिक बंध। सो भौतिक बंध क्या है? ऐसा बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं लेते। तो जब इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, बंध निर्माण में भाग नहीं लेते, तो जो बंध बनता है वो क्या होता है? भौतिक बंध। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में आसानी से भाग नहीं ले रहे हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। भौतिक बंध क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। कौन कौन से बंध इसमें आते हैं? तो बेटा हाइड्रोजन बंध हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे वैन डर वाल्स फोर्सेस। काफ़ी बाद में आएंगे ये फोन। आप ये मान लो कि आपको बहुत कम से कम 2 से 3 वीक तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, 2 वीक के बाद ही ये पढ़ने में आएंगे। फिलहाल नाम के लिए याद रख लो, हाइड्रोजन बंध और वैन डर वाल्स फोर्स, ये क्या होते हैं? भौतिक बंध होते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? केमिकल बॉन्ड दरअसल वो बॉन्ड हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर बंध निर्माण में भाग लेने लग गया तो बंध क्या होगा? प्रबल होगा। केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। और फिजिकल बॉन्ड क्या होते हैं? भौतिक बंध क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड हैं जो इस कैटेगरी में हमारे पढ़ने में आते हैं? तो एक तो होता है सहयोजी बंध। सहसंयोजी बंध को इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। बेटा ये नाम जरूरी है, इंग्लिश नाम भी आप साथ में याद रखने की आदत डालो। हालांकि मैं तो 12th क्लास तक शुद्ध हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ इंसान रहा हूँ, तो अपने ना तो हिंदी में प्रॉब्लम ना इंग्लिश में प्रॉब्लम। बट आपको आगे जाके MBBS इंग्लिश मीडियम में ही करनी है बेटा। बेटर है कि उसकी आदत अभी से डाल ली जाए। सहसंयोजी बंध को किस नाम से जाना जाता? कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता। और एक और जो बंध आता है वो कौन सा है? उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध को किस नाम से जानते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उपसहसंयोजी बंध किस नाम से जाना जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? सहसंयोजी उपसहसंयोजी के अलावा 2 बंध और हैं जो इस कैटेगरी में पढ़ने में आते हैं, जिनमें से एक तो होता है आयनिक बंध
और एक जो आता है वो आता है धात्विक बंध। क्लियर? आयनिक बॉन्ड को इंग्लिश में आयनिक ही बोल देते हैं। एक और नाम है वैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आगे जाके हम लिख लेंगे। और धात्विक बंध को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो इतने तरह के बॉन्ड होते हैं। इनमें से मेटेलिक बॉन्ड हम क्लास 11th में पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन बाकी के सारे बॉन्ड जरूर पढ़े जा सकते हैं, क्योंकि धात्विक बंध में हमें सॉलिड स्टेट की हेल्प लेनी पड़ती है। ठोस प्रावस्था, और ठोस प्रावस्था चैप्टर हमारे क्लास 12th में आता है। क्लियर? एक एक करके हम सारे बंध के बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले ये समझें कि बंध बनता कैसे है, बंध निर्माण की परिस्थितियां क्या है, बंध निर्माण की प्रोसेस क्या है। देखें जरा, हम बात कर रहे थे किसके? बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? हिंदी में अगर हम बोलें तो बंध निर्माण के बारे में बातचीत की जा रही है। दरअसल ये एनर्जी डायग्राम है। क्लास 11th के बच्चों के लिए एनर्जी डायग्राम उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, टेंशन मत लें। अब आप सोचो, दो प्रजाति हैं जो एक दूसरे के आसपास आ रही हैं। अगर ये दो प्रजाति एक दूसरे के आसपास आ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसलिए आ रही होंगी क्योंकि आकर्षण का बल डोमिनेट कर रहा होगा। भाई अगर मैं आपसे बोलूं परमाणु ए है, परमाणु बी है, परमाणु ए में भी नाभिक है, बी में भी नाभिक है, ए में इलेक्ट्रॉन है, बी में इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण लगता है, और नाभिक नाभिक के मध्य भी प्रतिकर्षण लगेगा। समान आवेश के मध्य प्रतिकर्षण लगता है। क्लियर? तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण, दो नाभिक के बीच प्रतिकर्षण, लेकिन इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण, इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण। तो होता ही है दो परमाणुओं के बीच में आकर्षण का बल भी लगता है, प्रतिकर्षण का बल भी लगता है। क्योंकि आकर्षण का बल ज्यादा लग रहा होगा इसलिए परमाणु एक दूसरे के नजदीक आएंगे। और एक चीज दिमाग में बैठा लो बेटा, जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होएगी। एनर्जी रिलीज होगी तो अगर मैं आपसे बोलूं ये पोटेंशियल एनर्जी का डाटा है और ये आर है, दो परमाणुओं के बीच की दूरी, तो जैसे जैसे ये परमाणु एक दूसरे के नजदीक आएंगे एनर्जी निकलती जाएगी। अब यार एनर्जी अगर निकलती जाएगी तो निकाय जो है इन परमाणुओं का, इसके बीच की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। भाई ये सिस्टम में इसने एनर्जी दे दी तो इसकी खुद की एनर्जी क्या हुई? कम हुई। तो निकाय की एनर्जी कम होती जाती है। फिर एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है जब आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल के परिमाण बराबर हो जाते हैं, और यहाँ पर इस निकाय की ऊर्जा न्यूनतम होती है, और यहाँ पर ये दो परमाणु ए और बी एक दूसरे से मिलकर दरअसल क्या कर चुके होते हैं? बॉन्ड बना चुके होते हैं। क्लियर? अच्छा, एक वर्ड आता है बंध लंबाई। तो जब ये बंध बन जाता है, ये बॉन्ड बन जाता है, तो इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, दरअसल इसी को तो बंध लंबाई कहा जाता है। अब बंध बन चुका, ये परमाणु जितना नजदीक आने थे आ चुके, अब ना तो ये नजदीक आएंगे ना दूर जाएंगे। अब एक काल्पनिक स्थिति ले लो, हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लो कि आप कैसे करके इन दो परमाणुओं को और नजदीक ला रहे हो। ऐसा अगर करोगे तो ये नाभिक बहुत नजदीक आ जाएंगे एक दूसरे के, इलेक्ट्रॉन बहुत नजदीक आ जाएंगे एक दूसरे के, और अब आकर्षण बल ज्यादा नहीं रहेगा, अब प्रतिकर्षण बल का परिमाण ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस और कम करते जाते हो, अब इस एरिया में क्या होता है कि अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो तो कम रह जाता है और रिपल्सन का जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाता है। क्लियर? बंद तो यहाँ बन चुका था, इसके नजदीक ये नहीं आएंगे, आपको लाना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? जैसे पहला क्वेश्चन ये दे दूं कि बंध निर्माण की प्रक्रिया होती है, ऑप्शन ए हमेशा ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी हमेशा ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बेटा आंसर आएगा ए। दिमाग में अच्छे से बैठाओ, क्या बैठाना है कि बंध निर्माण की प्रक्रिया
क्या होती, ये बंध निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हमेशा और सदैव क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, ऊष्मा क्षेपी होती है। आप देखो ना, तो विपरीत आवेश अगर एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो एनर्जी निकलेगी, गारंटी है। क्लियर? अब बंध बनेगा तो ऊर्जा निकल जाएगी, ऊर्जा निकल जाएगी तो ये जो निकाय है, इस निकाय के पास ऊर्जा क्या रहेगी, कम रहेगी। और ऊर्जा बेटा कम होना तो क्रियाशीलता भी कम ही मिलती है। इसका मतलब ये है, हम बोल सकते हैं बंध निर्माण के पश्चात, बंध जब बन चुका उसके बाद निकाय के पास ऊर्जा क्या है, कम रहती है। निकाय के पास ऊर्जा कम होती है, और ऊर्जा कम होती है तो स्थायित्व क्या ज्यादा होता है। तो ऊर्जा कम और स्थायित्व क्या होता, अधिक होता है। मतलब अणु जो होगा परमाणु से ज्यादा स्थायी होगा। सिंपल सी बात यह है। कौन ज्यादा स्थायी होता है, अणु या परमाणु? अणु ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि अणु बना है दो परमाणुओं के मध्य बंध निर्माण से, और बंध निर्माण में ऊर्जा निकलती है, तो अणु के पास ऊर्जा कम है, ऊर्जा कम है तो स्थायित्व तो ज्यादा है। सिंपल सी कहानी है बेटा, सिंपल से कंसेप्ट है। अब आपसे पूछा जाए बंध निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है, कब बंध निर्माण की संभावना ज्यादा है? अब आप तुक्का भी लगाओगे ना तो सही होगी। बंध निर्माण की आवश्यक परिस्थिति, कब बंध निर्माण आसानी से होगा? बड़ा आसान काम, सिंपल सा काम। पहली बात तो जो आकर्षण है वो ज़्यादा होना चाहिए। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। आकर्षण बल का जो परिमाण है वो ज़्यादा होना चाहिए। किससे ज़्यादा होना चाहिए? प्रतिकर्षण बल से। क्लियर? तो पहली आवश्यक परिस्थिति तो यही है। और दूसरा, निकाय के पास ऊर्जा जितनी कम हो उतना अच्छा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है निकाय की स्थितिज ऊर्जा है ना, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर ये दो परिस्थितियां हैं तो बंध आसानी से बनेगा, अगर ये दो परिस्थिति नहीं है तो बंध आसानी से नहीं बनेगा। वैसे आपको बता दूं, ऊर्जा के आधार पर बंध तीन प्रकार के माने गए। एक तो वान डेर वाल्स फोर्स, जिनकी ऊर्जा 8 किलो जूल प्रति मोल से कम होती है। दूसरी कैटेगरी में आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध, जिसकी बंध ऊर्जा 8 से 42 किलो जूल प्रति मोल होती है, 242 किलो जूल पर मोल रहती है। और तीसरी तरफ आते हैं केमिकल बॉन्ड। ये वो सारे बॉन्ड जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखे थे, रासायनिक बंध। और रासायनिक बंध की जो बंध ऊर्जा है वो 42 किलो जूल प्रति मोल से कम रहती है। तो ये वो कंसेप्ट है जो अपने को याद रखना, सिर्फ डाटा है बेटा, याद रखना है। क्लियर? ये हमने बंध के बारे में छोटी मोटी बातचीत शुरू की। चलें, अब बंध की बातचीत कहाँ आती है? सबसे पुराना कंसेप्ट क्या है? बंध को समझाने की कोशिशें कहाँ से आई हैं? तो बेटा, लुईस और कौशल करके दो वैज्ञानिक हुए हैं। लुईस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काम कर रहे थे और कौशल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काम कर रहे थे, और दोनों, कमाल की बात है, एक ही निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। क्या निष्कर्ष है? इनने देखा यार कि आवर्त सारणी में अक्रिय गैसें तो बॉन्ड बनाती नहीं, जबकि पीरियोडिक टेबल के बाकी के जो एलिमेंट हैं वो बड़ी आसानी से बॉन्ड बनाते हैं। आखिर ऐसा क्या है? बाकी के एलिमेंट बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, अक्रिय गैसें बॉन्ड क्यों नहीं बना रही हैं? जब देखते रहे, रीजन खोजते रहे, और मोइले ने परमाणु क्रमांक की खोज की, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, तो इन्होंने देखा कि यार हीलियम को छोड़ दो तो बाकी जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, हर अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है।
अच्छा, बाकी के आवर्त सारणी के जो एलिमेंट हैं उनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। और कमाल की बात यह थी कि ये जो तत्व थे, ये जो एलिमेंट थे, जब इनने कंपाउंड बनाया तो उस कंपाउंड में जरूर तत्व के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। जैसे सोडियम जब NaCl बनाता है तो सोडियम के पास 2, 8, 1 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन जब वो NaCl बनाता है तो Na+ बना जाता है। तो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2, 8। तो Na+ के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 है। तो यहां से लुईस कैसल का दिमाग चला, बोले होना हो ये सारा का सारा खेल ही अष्टक का है, ये सारा का सारा तामझाम जो हो रहा है वो अष्टक नियम के लिए चल रहा है। तो यहां से एक नियम आया जिसे आप किस नाम से जानते हैं? अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। तो अष्टक नियम क्या कहता है कि विभिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं आपस में रासायनिक संयोग करते हैं। रासायनिक संयोग क्यों करते हैं? ताकि इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम में कोष में क्या आ जाए? अष्टक हो जाए। अगर ऐसा है तो ये परमाणु स्थायी होंगे और इनके पास ऊर्जा कम रहेगी, इनकी क्रियाशीलता कम रहेगी। इस जनरलाइजेशन को, इस नियम को हम किस नाम से जानते हैं? अष्टक का नियम, ऑक्टेट लॉ। क्या है अष्टक नियम? एक बार फिर से बताओगे? अष्टक नियम को परिभाषित करो। अगर मैं ये क्वेश्चन ही दे दूं आपको तो कैसे परिभाषित करोगे? विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करते हैं ताकि इनके बाह्यतम कोष में निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त हो सके। इसे हम कहते हैं अष्टक का नियम, क्योंकि इसमें बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए अष्टक नहीं चलता, द्विक चलता है। ठीक इसी तरह से लिथियम, बेरिलियम वो एलिमेंट है जिनके लिए द्विक चलता है। तो या तो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। ये अष्टक का नियम है। अब अष्टक नियम पुराना नियम है भाई, ये उस जमाने की बात है जब गिने चुने कंपाउंड पता थे और गिने चुने कंपाउंड पे ये नियम लग भी रहा था। लेकिन तब बेटा कंपाउंड थे इतने से, अब कंपाउंड है इतने सारे। अब इतने सारे कंपाउंड तो फॉलो नहीं करते। अब तो आप देखोगे तो आपको लगेगा यार कि ज्यादातर एलिमेंट ही ऐसे लग रहे हैं जिनमें अष्टक तो कहीं आ ही नहीं रहा, या तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं या 8 से ज्यादा। तो अब क्या करें? साइंस काफी आगे जा चुकी है, फिर भी अष्टक नियम बहुत सारी जगह काम आता है। बहुत सारे कंसेप्ट आज भी अष्टक नियम को लेकर समझाए जाते हैं। तो बेटा ये दिमाग में मत बैठा लेना कि हर अणु को अष्टक नियम का हर हाल में पालन करना ही है। आपको ढेरों ऐसे अणु मिलने वाले हैं जिनमें आपको 8 से कम या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, पर शुरुआत अष्टक नियम से हुई है। और अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए फिर अष्टक नहीं चलेगा, क्या चलेगा? द्विक चलेगा। चलो अपवाद में तो बाद में आते हैं, पहले तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। आप बोलोगे ये अष्टक नियम कैसा है, समझाया तो है ही नहीं। चलो समझा देते हैं। आप समझो फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 7 होते हैं। तो इसको अष्टक पूरा करने, भाई फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है? 1s2 2s2 2p5। बाह्यतम कोष में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्थायी नहीं है। स्थायी तो ये तब होता जब इसके बाह्यतम कोष में कितने होते? 8। और दूसरे फ्लोरीन की भी कहानी यही है। दूसरे फ्लोरीन के पास भी बाह्यतम कोष में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी 8 करने थे, इसको भी 8 करने थे। बोले एक काम करते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। ये फ्लोरीन क्या करता? इस फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ यूज कर लेता। तो अब देखो इसके 7 और 1 8 हो गए। तो ये फ्लोरीन भी यही करता। दोनों फ्लोरीन ने बोला कि एक काम करें, हम दोनों एक काम करते हैं, अपने अपने 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी करने से क्या होगा? बोले जब तेरे जरूरत पड़े दोनों इलेक्ट्रॉन तू रख लेना, जब मेरी जरूरत पड़े दोनों इलेक्ट्रॉन मैं रख लूं। अब इधर का भी अष्टक पूरा, इधर का भी अष्टक पूरा। सिंपल सी कहानी है। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में प्रयुक्त किए जा रहे हैं। और बंध निर्माण में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन
तो बंध निर्माण में प्रयुक्त 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म जो होता है इसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर। हमेशा शॉर्ट में मैं बॉन्ड पेयर ही लिखूंगा। और 2 इलेक्ट्रॉन का ऐसा युग्म, कैसा, ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन का ऐसा युग्म जो बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहा है। दो इलेक्ट्रॉन का ऐसा युग्म जो बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहा है उसको बोलते हैं लोन पेयर, एकाकी युग्म। हिंदी में भी लिख देता हूं, ये क्या है, ये बंध युग्म है, बॉन्ड पेयर। और ये क्या है, लोन पेयर है, जिसे हिंदी में बोलते हैं एकाकी युग्म। तो कोई आपसे पूछे लोन पेयर क्या होता है, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन का ऐसा युग्म जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेता वो कहलाता है क्या, एकाकी युग्म। अब जैसे यहां देखो, इस फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में थे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से एक तो बंध निर्माण में चला गया, बचे कितने, 6 बच जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनता है जो बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे। ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहे। 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, तो 3 इलेक्ट्रॉन के कितने, 3। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। इस फ्लोरीन के पास लोन पेयर कितने, 3। इस फ्लोरीन के पास लोन पेयर कितने, 2, 1, 2, 3। अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन एग्जाम में यही आ जाए कि इस F2 मॉलिक्यूल में टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। हर एक फ्लोरीन के पास 2-2 लोन पेयर है। आपसे पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनता है। एकाकी युग्म है 6 और बंध युग्म है 1। ये कहानी किसकी, फ्लोरीन की। फ्लोरीन परमाणु ज्यादा स्थायी या फ्लोरीन अणु ज्यादा स्थायी, सीधी सी बात है, फ्लोरीन अणु का स्थायित्व तो आपको ज्यादा मिलेगा। क्यों फ्लोरीन अणु का स्थायित्व तो ज्यादा मिलेगा, सोचो, परमाणु के पास ऊर्जा ज्यादा होती है, स्थायित्व तो कम होता है। अणु बनता है बंध निर्माण के द्वारा, बंध निर्माण में ऊर्जा निकल जाती है, निकाय के पास ऊर्जा कम रहती है, उसका स्थायित्व तो ज्यादा रहता है। ये कहानी हुई फ्लोरीन की। अच्छा, कोई और ले हम मॉलिक्यूल, चलो 2 ऑक्सीजन को मिला लेते हैं। भाई ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 6 इलेक्ट्रॉन होते। ये रहे 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑक्सीजन के भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए इसे भी 2 चाहिए और अष्टक पूरा करने के लिए इसे भी 2 चाहिए। जब दोनों ही ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या बोलते हैं, एक काम कर भाई, 2-2 इलेक्ट्रॉन की कर लेते साझेदारी। फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, 1 की। क्यों, जरूरत ही 1 की थी। और ऑक्सीजन ने कितने के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, 2 की। क्यों, क्योंकि उसको जरूरत 2 की थी। अब देखो, अब यहां पर इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है, 6 पहले से थे, 2 इस ऑक्सीजन से मिल गए। और अब इस ऑक्सीजन का अष्टक भी पूरा है ना। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 पहले से थे, 2 पहले से मिल गए। बताओगे इसमें O2 मॉलिक्यूल में टोटल लोन पेयर कितने, इस ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन है जिनने बंध निर्माण में भाग नहीं लिया। 4 इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर बनेंगे, 2। इस ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बंध निर्माण में भाग नहीं लिया। प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। और 4 इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर बनेंगे, 2। तो टोटल लोन पेयर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4। O2 मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने, 4 हैं। और आपसे पूछा जाए O2 मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, बंध युग्म कितने हैं, तो देखो जरा, 4 इलेक्ट्रॉन है जिनने बंध निर्माण में भाग लिया। वो 4 इलेक्ट्रॉन से कितने पेयर बनेंगे, 2।
तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं O2 में? 2 है। ये कहानी हुई O2 की। चलो और भी मॉलिक्यूल देखते हैं। देखें कुछ और मॉलिक्यूल बना के देखें। आपको N2 बनाना है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ये रहे इस नाइट्रोजन के 5। दूसरे नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने हैं? इसके भी 5। हर एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये क्या बोलेंगे, एक काम करो भाई, 3-3 इलेक्ट्रॉन की कर लो साझेदारी, बॉन्ड बना लो 3-3 इलेक्ट्रॉन लेके। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, जब इस नाइट्रोजन को जरूरत पड़ेगी तो इसका अष्टक पूरा, जब इस नाइट्रोजन को जरूरत पड़ेगी इसका अष्टक पूरा। देखो 6 इलेक्ट्रॉन बीच में, दोनों यूज कर सकते हैं, है ना। अब आपसे पूछूं, बताओ जरा, इस मॉलिक्यूल में टोटल लोन पेयर कितने हैं? एक इधर और एक इधर, 2। आपसे पूछा जाए इस मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? ये रहे 3। इसीलिए तो आप देखते हो 2 फ्लोरीन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। भाई ये लुईस संरचना है, ये नॉर्मल वे में हम लिखते हैं। लोन पेयर कभी दिखाए थोड़ी जाते हैं बेटा। लोन पेयर तो मन की आंखों से देखने होते हैं। अपने मन की आंखें खोलोगे तो आपको लोन पेयर दिखेंगे। एग्जामिनर कभी लोन पेयर नहीं दिखाएगा, है ना। तो F2 सिंगल बॉन्ड लगाते हो, O2 में आप क्या करते हो? डबल बॉन्ड लगाते हो, और N2 में आप क्या करते हो? ट्रिपल बॉन्ड यूज करते हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ऐसा क्यों करते हैं। ये सिंपल सी कहानी है इसके पीछे। ऑक्टेट, अष्टक का नियम। ज्यादातर अणु ऐसे हैं जो अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखें जरा कुछ और मॉलिक्यूल हम इस तरह से बना के देखते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बेचारा, इसके बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये ले दे के एक इलेक्ट्रॉन और ले ले कहीं से और हीलियम के जैसा हो जाए। तो बाकी परमाणु जहां अष्टक पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन अष्टक पूरा करने की कोशिश नहीं करता, वो द्विक पूरा करने की कोशिश करता है। द्विक का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे H2 बनता है, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये कंबाइन हो गए, बन गया H2। तो H2 बनाने में क्या हुआ? जब इसको जरूरत हुई इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन थे, जब इस हाइड्रोजन को जरूरत थी इसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन थे, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई ना। यही तो H2 है। क्लियर? हाइड्रोजन को क्यों आप सिंगल बॉन्ड से लिखते हो? इसीलिए लिखते हो। सपोज मुझे HF बनाना होता, तो HF कैसे बनेगा? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के हैलोजन के बाह्यतम कोश में कितने होते? 7। बेटा अब एग्जाम में गिनते मत बैठना। कार्बन परिवार का कोई भी सदस्य है तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, गारंटी है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सबके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन परिवार का कोई सदस्य है तो बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सब में बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन परिवार का कोई भी सदस्य है, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सब में 6 इलेक्ट्रॉन है। हैलोजन परिवार का कोई भी सदस्य उठा लो, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सीधी सीधी कहानी है, उम्मीद है आपको याद रहेगी। ठीक। सो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में था 1 इलेक्ट्रॉन, हैलोजन के बाह्यतम कोश में थे 7। हाइड्रोजन को द्विक पूरा करना था, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। हैलोजन को अष्टक पूरा करना था, 8 की जरूरत थी। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हाइड्रोजन को है, 1 की जरूरत फ्लोरीन को है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, 1-1 इलेक्ट्रॉन की भागीदारी कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा? हाइड्रोजन का द्विक पूरा हो जाएगा और ये जो फ्लोरीन है इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल में आपसे पूछूं मैं, टोटल लोन पेयर कितने हैं? 3 इधर दिखाई दे रहे हैं। और आपसे पूछो इस मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड पेयर कितना है? 1। 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म जो बंध निर्माण में भाग लेता है वो बॉन्ड पेयर। भाई हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कंबाइन होना हो तो क्या एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन चलेगा? पता लगा के देख लेते हैं। भाई ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 ना। ये रहे
6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के बाद हम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बोलेगा कि ले भाई 1 इलेक्ट्रॉन के साथ हम साझेदारी कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। क्या ऑक्सीजन केवल और केवल 1 बॉन्ड बना के खुश है? नहीं। क्यों नहीं है? 6 थे, एक और मिल गया तो 7 हो गए, 8 तो अभी भी नहीं हुए। तो ऑक्सीजन बोलेगा देख भाई अगर 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी हो तो ठीक, वरना फिर रहने दे। तो हाइड्रोजन पे 1 नहीं लगेगा, फिर हाइड्रोजन बोलेगा चलो ठीक है अपने 2 एटम यूज कर लेते हैं। तो 1 इधर से आएगा, 1 इधर से आएगा, 1 हाइड्रोजन इधर शेयरिंग कर गया, 1 इधर शेयरिंग कर गया। अब इस शेयरिंग से क्या हुआ? हाइड्रोजन का द्विक पूरा। इस हाइड्रोजन का द्विक पूरा, ऑक्सीजन के पास 6 थे, 2 शेयरिंग में आ गए, अष्टक पूरा हो गया। आपसे पूछा जाए टोटल लोन पेयर कितने, तो हाइड्रोजन पे तो भूल जाओ लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन ही 1 होता है, वो भी बॉन्डिंग में निकल लिया। ऑक्सीजन पे देखो 6 थे, बंध निर्माण में कितने चले गए? 2। 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जिन्होंने बंध निर्माण में भाग नहीं लिया, और 4 इलेक्ट्रॉन से कितना लोन पेयर बनेगा? 2। तो यहाँ पर जो टोटल लोन पेयर आएंगे ऑक्सीजन पे H2O में, वो आएंगे 2। और बॉन्ड पेयर कितने, बंध युग्म कितने हैं? तो भाई देखो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है, टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं। एकाकी युग्म है 2 और बंध युग्म है 2, और H2O में ये रहा स्ट्रक्चर, लुईस संरचना। इसीलिए तो भाई H2 आप इस तरह से सिंगल बॉन्ड से लिख देते हो, HF आप सिंगल बॉन्ड से लिख देते हो, H2O में आप क्या बोलते हो कि नहीं भाई 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, उससे कम में काम नहीं चलेगा। अब नाइट्रोजन के साथ आप बताओ जरा कितने हाइड्रोजन लाने पड़ेंगे? तो आपको याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन के बाद हम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो नाइट्रोजन को जरूरत कितने की अष्टक पूरा करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बोलेगा 3 से कम में काम नहीं चलेगा, 1 हाइड्रोजन 1 ही दे सकता है। तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे? फिर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, और ये 3 हाइड्रोजन एक एक करके 3 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर देंगे। तीनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली, बॉन्ड बना लिया। अब बॉन्ड बनाने से क्या हुआ देखो जरा, इस हाइड्रोजन का द्विक पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का द्विक पूरा हो गया, इस हाइड्रोजन का द्विक पूरा हो गया, और नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। आपसे पूछा जाए टोटल लोन पेयर कितने आ रहे हैं इस मॉलिक्यूल में, तो नाइट्रोजन पे ये रहा 1, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर लोन पेयर। आपसे पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल में टोटल बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, तो आंसर है 3। ये बन गया NH3। क्लियर है? चलो कुछ और देखते हैं इसी कैटेगरी में। देखिए बेटा, कुछ और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिए जाएं। भाई मेरा मानना यह है कि आज के लेक्चर में तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसेप्चुअल डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, है ना। देखिए बेटा, अगला स्ट्रक्चर सपोज आपको H2CO3 का बनाना है। अब आपको याद होना चाहिए ऑक्सीडेशन मैंने पहले ही बताया था। तो ये कार्बन है, और कार्बन के आसपास ये 3 ऑक्सीजन है, और ये क्या है 2 हाइड्रोजन है। और इतना तो याद ही हो गया होगा कि H2CO3 के दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं। ये बेटा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन थे 1, ये इधर इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है 1। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने? 6, ये 4, ये 5, ये 6। इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अब समझना जरा, हाइड्रोजन तो बेटा 1 से ज्यादा की शेयरिंग करेगा नहीं, इसका द्विक पूरा हुआ, बात खत्म है। बोले एक काम करो, एक बॉन्ड अपने से बना लो, बना लिया ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन के पास 6 थे, कितने हो गए? 7। 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इस ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए। कार्बन के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ऑक्सीजन के पास 7 हो गए थे, 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बना जाएगा, कितना हो गए? 8 हो गए। इस ऑक्सीजन की भी यही कहानी है, 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया तो 6 थे, 7 हो गए, और 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, हो गए 8। अब कार्बन का अष्टक पूरा हुआ क्या? भाई 4 थे,
एक इधर और एक इधर, 6 हो गए कार्बन के पास। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां से कर ले तो कार्बन के पास भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, कार्बन का अष्टक भी पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या ऑक्सीजन का अष्टक पूरा होता है इस प्रक्रिया में? तो 6 थे ऑक्सीजन के पास, 2 कार्बन से अगर मिल जाए तो ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा। तो ये बॉन्डिंग आती है बेटा, जहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। चलो अब बताओ जरा, टोटल लोन पेयर कितने हैं? ऑक्सीजन पे ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं आ रहे हैं, बंध निर्माण में भाग नहीं ले रहा है, तो 2 लोन पेयर इधर से, इस ऑक्सीजन पे भी 2 लोन पेयर, तो 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर इधर से, तो टोटल लोन पेयर क्या है, 6 हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और 2 इधर, टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4 और 2 6, तो टोटल बॉन्ड पेयर भी कितने हैं H2CO3 में, 6 हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। चलो जैसे आपसे मैं बोलूं कि HNO2 का स्ट्रक्चर बनाना है, HNO2, तो कैसे बनाएंगे HNO2 का? तो ये नाइट्रोजन है, आपको इतना तो याद होगा, जितना H उतना OH है ना। तो ये एक ऑक्सीजन इधर लगा लो, एक ऑक्सीजन इधर लगा लेते हैं। चलो, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5। ये कहानी है। हाइड्रोजन ने क्या किया, एक बॉन्ड के साथ शेयरिंग कर ली, डुप्लेट पूरा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली, इसका ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा। ठीक है भाई, हाइड्रोजन का द्विक पूरा हुआ, ये ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हुआ, क्या नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हुआ? गिनो जरा, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ से 6। नाइट्रोजन का अष्टक अभी पूरा नहीं हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो बेटा यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी तो बैठा है 6 इलेक्ट्रॉन लेके, ये बोल रहा भाई मेरा भी अष्टक पूरा नहीं, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नाइट्रोजन बोलेगा अपना भी अष्टक पूरा नहीं, मुझे भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। उससे क्या होगा, ये देखो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है और ये देखो नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा है। तो आपसे पूछा जाए HNO2, आपको अगर याद हो तो इस तरह का कुछ मॉलिक्यूल बना रखा है हमने, ये देखो लॉन पेयर ऐसे शो किया था। तो आपसे पूछें बॉन्ड पेयर कितने हैं, या लॉन पेयर बता दो पहले तो। इस ऑक्सीजन के 2, नाइट्रोजन का 1, इस ऑक्सीजन के 2, तो 2 2 4 और 1 5। HNO2 में टोटल लॉन पेयर 5 हैं। और बॉन्ड पेयर कितने, बंध युग्म में कितने? तो आप देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 और 2 इधर, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। HNO2 में लॉन पेयर 5 हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। जैसे मैं आपसे बोलूं अपने को ओजोन मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक, तो हमने देखा 1 2 3 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये इस ऑक्सीजन के कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। अब समझना इस बात को, ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो वो क्या बोलेगा दूसरे, हर ऑक्सीजन की यही कहानी, हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो दोनों ऑक्सीजन अपनी अड़ी पे हैं, बोले या तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो या शेयरिंग करो ही मत, या तो स्थायित्व तो आना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का क्या मतलब है। तो ठीक है, इसने बात मान ली और क्या किया आपने, इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। उससे हुआ क्या कि ये जो था ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया और यहाँ जो ऑक्सीजन था उसका भी अष्टक पूरा हो गया। चलो मान लिया भाई दोनों के अष्टक पूरे हो गए, लेकिन इस बेचारे ऑक्सीजन का क्या, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये बेचारा अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तरस रहा है। और ये ऑक्सीजन बोलेगा देख भाई इलेक्ट्रॉन की साझेदारी तो नहीं कर सकते, 8 तो हो गए, अब तेरे से अगर 2 और ले लिए तो 10 हो जाएंगे। बोले हमें 8 से कम या ज़्यादा मतलब ही नहीं है, तो क्या किया जाए, फिर एक नया बॉन्ड दिया गया। ये ऑक्सीजन बोला मैं तेरे से 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन एक नया रास्ता अपने पास है, मैं ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। बंध निर्माण में भाई एक बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो अब तक की कहानी ये थी कि ये परमाणु और ये परमाणु दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दें और बंध बना ले। ये बोले अब एक नया रास्ता है, बोले दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, मैं अकेला 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, अपन दोनों रखेंगे, ये दोनों के बीच में रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, चलो मैं येलो कलर से बना दूं, इस ऑक्सीजन के थे, इसका अष्टक पूरा हो गया था, फिर इसको दूसरे ऑक्सीजन पे दया आ गई, बोले यार तेरा अष्टक पूरा नहीं हो रहा, एक काम कर दोनों इलेक्ट्रॉन रख मेरे, तो अब इसका भी अष्टक पूरा हो गया, इसका भी हो गया, 6 पहले से थे, 2 ही आ गए, हो गए 8। ये कहानी है। तो इस तरह का बंध जहां पर एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन तो प्रयुक्त होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक परमाणु ही देता है। तो 2 परमाणु हैं, एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए दोनों, अब दोनों के बीच में है वो 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह का बंध होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजी बंध। तो O3 जो होता है उसको इस तरह से बनाया जाता है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उपसहसंयोजी बंध कब बनता है, जब 2 परमाणुओं के मध्य एक बंध निर्माण में कोई एक परमाणु ही 2 इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा एक भी इलेक्ट्रॉन ना दे, तो जो बंध बनता है उपसहसंयोजी बंध होता है। ये होता है O2। अब मैं यहाँ से पूछूं टोटल लोन पेयर कितने हैं, गिनो 1 2 3, ये तो इलेक्ट्रॉन ही मैंने ज्यादा कर दिए बेटा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, 8 लिख दिए थे, 6 करके रखना। सो इसके पास कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन बचे जिन्होंने बंध निर्माण में भाग नहीं लिया। 2 लोन पेयर इधर है, ये देखो 1 लोन पेयर इधर है, और यहाँ कितने हैं 3, तो 3 और 1 4 और 2 6, टोटल लोन पेयर 6। और आपसे पूछा जाए यहाँ पर टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो 2 ये हैं और 1 ये है, 3 बॉन्ड पेयर है। ओजोन मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर हैं, 6 लोन पेयर हैं। इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर हैं 2, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है 1, और इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर हैं 3। इस तरह से होता है O3। अच्छा मैं आपसे बोलूं SO2 बनाओ, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, तो कैसे बनाओगे भाई, सल्फर और उसके आसपास कितने 2 ऑक्सीजन बना लिया आपने। अब ऑक्सीजन के बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर के भी बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। वापस से वही कहानी आ गई, ऑक्सीजन बोलेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो या 1 की भी मत करो, सल्फर भी इसी पर आया, बोले यार 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो या 1 भी नहीं। तो आखिरकार दोनों राजी हो गए, बोले एक काम करो कर लो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। शेयरिंग करने से क्या हुआ, इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा, इस सल्फर का अष्टक पूरा। लेकिन इस कहानी में बेचारा ये जो ऑक्सीजन था ये तो लावारिस हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, वो अभी भी बैठा है सल्फर से, बोले 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें क्या, और सल्फर बोला नहीं, क्यों नहीं, बोले 8 अपने पूरे हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट है, क्यों शेयरिंग करें भाई। तो ये बोलेगा देख भाई देख ले यार यहाँ स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो सल्फर बोलेगा देख भाई शेयरिंग तो नहीं कर सकता मैं, 2 तेरे 2 मेरे ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन 2 के 2 मेरे जरूर दे सकता हूँ। तो ये इससे उपसा से वो ये बंद बना लो। अब क्या होगा, 6 और 2 8 हो गए ऑक्सीजन के पास, तो सल्फर के पास भी क्या है 8 है। इसीलिए तो सल्फर डाइऑक्साइड इस तरह से बनाते हो, एक उपसा से वो ये बंद के साथ
तो देखें जरा, यहाँ लोन पेयर 2, यहाँ लोन पेयर 2, यहाँ लोन पेयर 3। तो इस तरह की कहानियां हैं, आती रहती हैं। चलो आपके लिए होमवर्क देता हूँ, SO3 की डिटेल बताएं। SO3 मॉलिक्यूल आपको बनाना है, सोचें जरा कैसे बनेगा। बनाना है तो ये सल्फर और ये आसपास 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 6। चलो भाई, ये ऑक्सीजन के 6, हर एक ऑक्सीजन की यही कहानी है। उसके बाद हमको उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये ऑक्सीजन, इसके भी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। सल्फर ऑक्सीजन परिवार का सदस्य है, तो ऑब्वियस सी बात है इस सल्फर के बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन सल्फर दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहेंगे, कर ली भाई शेयरिंग। लेकिन ये शेयरिंग करते ही ऑक्सीजन का काम तो हो गया इसका, ऑक्टेट कंप्लीट, और सल्फर का भी काम हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। अब ऑक्टेट कंप्लीट कर गया, ये दोनों ऑक्सीजन क्या करें? ये तो पड़े हुए हैं सल्फर की दया पे, तो सल्फर दया दिखाएगा फिर, बोले देखो 6 हैं तुम्हारे पास, 2 मेरे से लो, 8 पूरे। इधर भी बोलेगा देखो 6 तुम्हारे पास हैं, 2 मेरे से लो, 8 पूरे। हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये सल्फर ऑक्सीजन में ये तो नॉर्मल बॉन्ड हो गया, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर ने दिए तो ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर ने दिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा रहा हूँ, भविष्य में 5-6 लेक्चर के बाद इसको मैं डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट करूँगा, कंफ्यूज मत होना। ये पुराना कंसेप्ट है लुईस के ज़माने का, आगे कुछ नया कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो इसको समझते जाओ, उससे से हो ये बंद को, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। SO2 में कितना होता है? 1, तो SO3 में कितने होते? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। क्लियर? हम कुछ आयन भी बना लें, जैसे मैं आपसे बोलूं H2O H+ के साथ कंबाइन होता है और ये बनाता है H3O+। ठीक, तो H3O+ की संरचना कैसे? तो एक कंसेप्ट है बेटा लुईस एसिड बेस थ्योरी का। ऐसा अणु जो लोन पेयर दे सकता है वो कहलाता है लुईस बेस, और ऐसा अणु या आयन जो लोन पेयर ले सकता है वो कहलाता है लुईस अम्ल, लुईस एसिड। तो यहाँ पर H2O में अब तक आप समझ चुके होंगे कि इसके पास 2-2 लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर दे सकता है। और हाइड्रोजन बेचारा कंगाल बैठा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी कोई ले गया, पूरा का पूरा 1s खाली पड़ा है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो होता ये है कि H2O लोन पेयर डोनेट करता है H+ को, उससे बनता है H3O+। ये कहानी आप इस तरह से मानो, ये H2O था और इसके पास आया H+, बोला भाई बॉन्ड बनाना है। ऑक्सीजन के बाद हम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये 2 हाइड्रोजन तो पहले से ही थे, दोनों हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन था। ये बेचारा कंगाल था हाइड्रोजन, एक के साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा ऑक्सीजन के साथ हुए। एक बॉन्ड इधर बनाया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, ऑक्सीजन के 8 हुए। अब इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, वापस से H+ रह गया बेचारा। बोले यार ऐसी बात क्या है, हम तो अनस्टेबल हैं, तो ऑक्सीजन दया दिखाएगा फिर, बोले भीख मांगो 2 इलेक्ट्रॉन हम देते हैं। अब ये हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट हो ही गया था, ये बन गया H3O+। तो H3O+ को हम इस तरह से भी शो करते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, फॉर्मल चार्ज की एक कहानी आगे आएगी, तो या तो इस तरह से उपसहसंयोजी बंध बना दो, या फिर सीधा सीधा नॉर्मल बॉन्ड बना दो, जहां तीर जा रहा है उधर माइनस लगा दो, जहां से तीर आ रहा है उधर प्लस लगा दो, तो ये भी एक चलता है। तो इसी को आप H3O+ को इस तरह से भी बना सकते थे आधुनिक संदर्भ में। अगर आज के ज़माने में बनाना है तो उस समय A+ किस पे दिखाई देता आपको? ऑक्सीजन पे। क्लियर? ये स्ट्रक्चर किसका हुआ? H3O+ का। बेटा ऐसी ही कुछ और बातचीत करेंगे हम, ये अकेला एक स्ट्रक्चर बनाया, अगले लेक्चर में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे और हम डिस्कस करेंगे, है ना। तब तक के लिए अब ये नॉर्मल प्रैक्टिस कर लो, अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं, है ना।
प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 180021217999।